हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर अब्बास। आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ वह है DSSB के द्वारा अप्लाई की जाने वाली नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी। DSSB इस नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को किस प्रकार अप्लाई करता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, आज इस पर हम बारीकी से चर्चा करने वाले हैं और इसके हर एक बिंदु को अच्छे से समझने वाले हैं। चलिए साथियों, पहले हम वर्बली इसको समझने की कोशिश करते हैं और आफ्टर देन मैं इसको अच्छे से एक डेमो देकर एग्जाम्पल के साथ आपको कैलकुलेशन भी पूरी करके दिखाऊंगा, मगर पहले इसके छोटे छोटे बिंदुओं को वर्बली समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी प्रत्येक बारीकी को अच्छे से समझ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन। साथियों, आपको हमेशा डाउट रहता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है पार्ट वाइज होता है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ये अलग अलग होगा या दोनों पार्ट का एक साथ होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं DSSB के द्वारा पार्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन अप्लाई किया जाता है, यानी कि पार्ट 1 का अलग नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और पार्ट 2 का अलग, दोनों पार्ट्स का कंबाइंड नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता है। सेकंड, एक्यूरेसी। हमेशा ये प्रश्न सभी के दिमाग में रहता है कि क्या एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी क्या होती है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं। चलिए जान लेते हैं। हमारे DSSB द्वारा नॉर्मलाइजेशन जो अप्लाई किया जाता है उसमें एक्यूरेसी कितनी मैटर करती है। एक्यूरेसी यानी कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें हमारे परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर कितनी है और इनकरेक्ट कितनी है। यदि अगर हमने 100 में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 60 में से हमारे 55 क्वेश्चन ठीक हैं और 5 क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किए वो गलत थे। अब यहाँ पर दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में जिसने 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और उसके 50 ही क्वेश्चन ठीक हैं, यानी कि उसके 30 क्वेश्चन गलत हैं साथियों। अब यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो फर्स्ट कैंडिडेट की एक्यूरेसी बेटर है देन सेकंड के। अब यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई होगा वो एक कैंडिडेट के लिए बहुत बढ़िया साबित होगा क्योंकि उसके एक्यूरेसी रेट बी कैंडिडेट से काफ़ी बेहतर है। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को अप्लाई करते समय आपकी परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी मैटर करेगी। और साथियों, जब भी आप DSSB या कोई भी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपको पता हो कि ये अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा और इसमें नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का यूज़ किया जाएगा, तो ऐसी अवस्था में आप सदैव सिर्फ उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए जितने आपको सही आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से, रॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे तो आपका एक्यूरेसी रेट डाउन हो जाएगा और जब नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाई होगा तो आपको उसका बेनिफिट भी उतना ही कम लेवल पर दिया जाएगा। यदि आपका एक्यूरेसी रेट ज़्यादा है तो उससे आपको जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें बेनिफिट भी उतना ही अधिक मिलेगा। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि मेरे तो 20 नंबर बढ़ गए भाई, मेरे 25 नंबर बढ़ गए। किसी किसी के 30 और 35 नंबर भी बढ़ते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको यकीन नहीं होगा, 2018 में जब DSSB के द्वारा फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का यूज किया गया था NCD पोस्ट कोड 1/18 एंड 16/17 प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में, तो उस समय ऐसे केस कई देखने को आए जिसके अंदर 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन के दौरान बढ़े। तो उसका रीजन क्या था कि उनकी एक्यूरेसी ऑफ रेट दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले काफी अच्छी थी। जितना बढ़िया हमारा रेट ऑफ एक्यूरेसी रहेगा उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा नॉर्मलाइजेशन के रिजल्ट में। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट हुए हैं ABCD एग्जाम्पल के तौर पर। तो क्या यदि मार्क्स बढ़ेंगे तो शिफ्ट A के सभी कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेंगे या बराबर मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे? शिफ्ट B के मार्क्स घटेंगे तो सभी कैंडिडेट के मार्क्स घटेंगे? ऐसा नहीं है।
इंडिविजुअली इफेक्ट करता है ये पूरी शिफ्ट को सेम वे में। ये फॉर्मूला जो है DSSB का नॉर्मलाइजेशन का, ये सबके लिए समान नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट कर लिए जाते हैं उसमें सभी शिफ्टों को एक बराबर लेवल पर लाया जाता है। A यहाँ, B यहाँ, C शिफ्ट यहाँ और D अगर बिल्कुल नीचे है तो अब क्या किया जाएगा, ऐसी स्थिति में सभी शिफ्ट को एक एवरेज लेवल पर लाया जाएगा जिसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स को ऊपर उठाया जाएगा, किसी को नीचे लाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी में तो DSSB तो सभी के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर रहा है, मगर इसमें इंडिविजुअली लेवल पर अगर हम देखें तो सदैव अलग अलग व्यक्तियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कभी भी समान नहीं रहता कि पूरी शिफ्ट में सभी के नंबर बढ़ गए हों या सभी के नंबर घट गए हों। इंडिविजुअली लेवल पर अलग अलग मैटर करता है। नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी का जो इफेक्ट होता है वो इंडिविजुअली मैटर करता है। किसी के तो नंबर बढ़ जाते हैं और किसी के घट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब एक शिफ्ट को ऊपर लेकर आना है उसमें अधिकतर स्टूडेंट के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। किसी शिफ्ट को नीचे लेकर आना है लेवल बराबर करने के लिए तो उसमें उनके नंबर घट जाते हैं। इसलिए अलग अलग स्टूडेंट्स पर इसका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। ये मोटी मोटी बातें थी नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी की जो वर्बली हमने समझी हैं। आइए अब आगे की बातें हम जो टेक्निकल कैलकुलेशन है उससे समझने के प्रयास करते हैं और इसके फार्मूले को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको समझेंगे। जो एग्जाम्पल मैंने आपके लिए तैयार किए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं और इससे आपको अच्छे से ये समझ में आने वाला है कैलकुलेशन। आइए मेरे साथ चलते हैं फॉर्मूले। आइए साथियों, अब हम DSSB के द्वारा नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला गिवन है, एक प्रिस्क्राइब फार्मूला गिवन है सर्कुलर के साथ। ये सर्कुलर इशू हुआ था 11 जुलाई 2018 को। ये हमारा फार्मूला है और ये इन्होंने इसके टर्म और कंडीशन समझाए हैं कि भाई हम जब वेरिएशन होता है ना डिफ़िकल्टी लेवल का, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। और जब मल्टीपल शिफ्ट में ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं तब इसका अधिकतर यूज़ किया जाता है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये फॉर्मूला जो है मैं इसको आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर अलग अलग टर्म हैं, उन टर्म को पहले समझेंगे। ये जो इन्होंने यूज़ किए हैं XN, S2, S1, X, XAV, YAV। देखिए फॉर्मूले के अंदर आप ध्यान से देखें, ये XN है और ये S2 है, ये S1 है। यहाँ पर इसको फिर मल्टीप्लाई किया गया है X माइनस XAV से और उसमें जोड़ दिया गया है YAV। तो अलग अलग टर्म हैं ये। अब ये टर्म इनके मीनिंग नीचे इस फॉर्मूले के यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरी जो कहानी है वो क्या है। इस फॉर्मूले को जब अच्छे से समझेंगे जब भी हम नॉर्मलाइजेशन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम्पल की। अगर हम एग्ज़ाम्पल के थ्रू चलेंगे तो अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ आपको। देखिए साथियों, एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पर 4 शिफ्ट के एग्ज़ाम्पल लिए हैं कि एक कोई भी एग्ज़ाम हुआ है 4 शिफ्ट में ABCD और उसके अंदर अलग अलग यहाँ पर 2 पार्ट में एग्ज़ाम हुआ है, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A के नंबर आपको इस कॉलम में दिए हुए हैं और सेकंड पार्ट के इधर हैं। फिर ये इनका टोटल है, चारों जगह ऐसा ही है सेम टू सेम। फिर उनके बाद नीचे इनका टोटल किया गया है, शिफ्ट A का पूरे का, शिफ्ट B का पूरे का, इनका टोटल किया गया है। और था 10 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया एवरेज। ऐसे ही सेकंड शिफ्ट है उसका सेकंड का एवरेज। इन सब टर्म की एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी अभी कैलकुलेशन में फार्मूले की। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला फर्स्ट शिफ्ट का। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा आया, ये थोड़ा टेक्निकल इशू है जो हमें समझना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपको गूगल कर लीजिएगा, कैलकुलेटर नेट करके है ये। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए कैलकुलेशन की जाती है यहाँ पर। पूरे 100 बच्चे हों या 500 हों, सबके नंबर यहाँ पर लिखिए इंडिविजुअली, सबके एक एक करके नंबर लिखते जाएंगे, कॉमा लगाते जाएंगे और यहाँ पर फिर ये कैलकुलेट कर देंगे आप, तो पूरा डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगा। ये देखिए, जैसे ये भी मैंने आपके सामने जो एग्जांपल लिया है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ गया 11.14। ठीक है, इसी तरीके से एक एक का कर लेंगे।
क्योंकि कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो भी उन्होंने स्कोर किया है, उसके अंदर कितना डिफरेंस है, उसकी क्या एवरेज है, वो HD कहलाता है। शॉर्ट टर्म में आप समझें। ऐसे ही शिफ्ट B, शिफ्ट C और शिफ्ट D का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर जब ये टर्म आपको समझ में आ गई, एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, आइए अब इस एग्जांपल की हेल्प से हम शिफ्ट 1 में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को अप्लाई करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को निकालते हैं नॉर्मलाइजेशन करके कि क्या डिफरेंस आ रहा है। और देखिए अभी यहाँ पर पार्ट 1 में 60 और सेकंड में इस कैंडिडेट के 50 हैं, टोटल 110 हैं। अब आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पर आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ साथियों, अच्छे से समझना है इसको। शिफ्ट A में कैंडिडेट 1 है जिसने 60 और 50 110 स्कोर किया है। अब ये नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला है हमने अप्लाई किया है पार्ट 1 के लिए, जिसमें S2 हमने वहाँ पर देख लिया था हाईएस्ट जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसकी शिफ्ट का S1 ये रहा। X इसका रो स्कोर है जो इसने हासिल किया है, और X है भी इसी शिफ्ट का एवरेज स्कोर है जो माइनस करके लिखा है। और ये 60.8 ये टोटल शिफ्ट में जो हाईएस्ट एवरेज आया है YAV, ये वो है। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशन जो की, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसका स्कोर आता है अब 65.83, जबकि पहले कितना था इसका स्कोर, ओनली 60। यहाँ पर इसका स्कोर बढ़ रहा है पार्ट 2 में। फिर यही फार्मूला अप्लाई किया। अब पार्ट 2 की वैल्यू रखी हमने यहाँ पर सारी एज़ पर द फार्मूला, तो इसका स्कोर आया है यहाँ पर 62। पार्ट A और B दोनों का टोटल किया, अब इसके 128 मार्क्स बैठ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। और जो डिफरेंस आ रहा है वो जो पहले थे 110 अब कितने हो गए 128। तो डिफरेंस जो है वेरिएशन है यहाँ पर 18 नंबर का। अब ये 18 नंबर डिपेंड करते हैं आपके एक्यूरेसी पर। जो आपकी एक्यूरेसी है वो कितनी थी, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करेंगे नंबर कि आपकी अगर परसेंटेज वहाँ पे 91 थी तो इसका 91, अगर एक्यूरेसी आपकी 50 है तो इस स्कोर का 50। यदि आपकी एक्यूरेसी 50 से भी कम है तो इस स्कोर का उतना ही प्लस और माइनस आपका कर दिया जाएगा। ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये प्लस भी होती है और माइनस भी। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एग्जांपल के तौर पे हमने लिया है, पर डिटेल है किसी की कैंडिडेट की, इसलिए इसे हाइड कर दिया गया है। यहाँ पर ये जो एग्जांपल लिया गया है किसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम से है ये, ठीक है। उसकी डिटेल है जिसने कितना कितना स्कोर किया है, 45 अलग अलग पार्ट में, 50, 37। एक पार्ट के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर उसका स्कोर रहा 155 स्कोर रहा उसका 155, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हो गया 172। इसको जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये 155 है इसका स्कोर, और यहाँ पर आया है उसका 172.86। यहाँ पर इसके नंबर बड़े हैं। एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर इस कैंडिडेट ने अलग अलग स्कोर किए थे, 40, 25, 36 और 20। ये 200 नंबर का एग्ज़ाम है जिसके अंदर उसने स्कोर किया है 122, बट इसकी नॉर्मलाइजेशन के बाद वैल्यू जो आई है स्कोर की नॉर्मलाइज की, इसकी डिक्रीज़ हुई है साथियों, 118 रह गई, जबकि इसके थे 122। 37, 9.5, 18 और 40, 200 में से इन्होंने स्कोर जो रो स्कोर हासिल किया वो था इनका 104, बट आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इनका स्कोर कितना हो गया 145। एसएससी का ये एग्जांपल लिए गए हैं क्योंकि नॉर्मलाइज का जो हमारा DSSB है वो ऐसे दिखाता नहीं है, इसलिए आपको समझाने के लिए दूसरे एग्जांपल लिए जा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए साथियों। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काफ़ी डाउट्स इससे कम हो गए होंगे। करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना साथियों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन प्राप्त होता है। और यदि हमारी
2-2 3-3 घंटे की मेहनत को आपका एक लाइक मिल जाए तो ये वाकई हमारे लिए इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं होता है कि आपकी हमें यही सपोर्ट चाहिए, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर प्राप्त हों और हमारी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।